नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। दिशा 2020 का कल्चर पार्ट हमारा चल रहा था और हमने अनुसूचित जाति और जनजाति तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं कुरीतियाँ, लोक जीवन, पर्यटन और राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। तो 4 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं कुरीतियों से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? जन्म के समय होती है और एक शोभा यात्रा, पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, इसको कहते हैं जलवा समारोह। ऑप्शन नंबर 2। तो राजस्थान में बालकों के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की मां को कुएं पर ले जाकर कुएं की पूजा की जाती है। इसके क्या कहते हैं? जलवा पूजन भी कहते हैं इसको और कुआं पूजन भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम दे देते हैं इसको, जलवा समारोह या जलवा पूजन या कुआं पूजन। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। जड़ूले को क्या कहते हैं? जड़ूले को कहते हैं चूड़ा कर्म। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, चूड़ा कर्म। तो राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केस मुंडवाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़ूला या मुंडन, चोल या चूड़ा कर्म भी इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला होता है जन्म से संबंधित। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो इसको कहते हैं जड़ूला। अगला है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। ढूंढ क्या है? ढूंढ होता है बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता की पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार होता है ढूंढ। कब होता है ये? होली पर, ठीक है। जब बच्चा होता है तो प्रसूता के पीहर पक्ष की तरफ से किए जाने वाला एक संस्कार है, इसका नाम है ढूंढ। तो ढूंढ की बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद पहली होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार दिए जाते हैं, कपड़े, मिठाई और फूल भेजे जाते हैं, इनको कहते हैं ढूंढ। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ये होली पर बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी और डी। अगला है, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना कब करते हैं? विवाह से संबंधित है गोना। गोना बोल देते हैं इसको, मुकलावा या आणो जिसको हम बोलते हैं। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर के परिवार वालों को कुछ वस्त्र और नकदी देते हैं। तो लड़की वाले जो है वर के परिवार को देते हैं कुछ वस्त्र और नकदी। नेक्स्ट है रीति रिवाजों में आणो। आणो क्या होता है? तो आणो होता है विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ये क्या कहलाता है? आणो। विवाह के बाद दूसरी बार, ठीक है, विवाह के पश्चात दूसरी बार भेजना कहलाता है आणो। नेक्स्ट है राजस्थान में ओलंदी। ओलंदी क्या होती है? तो ओलंदी होती है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, इसको बोलते हैं क्या? ओलंदी। याद रखिएगा, नाम ओलंदी होता है। अगला है, राजस्थान संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। बडार क्या है? तो बडार बोलते हैं सामूहिक प्रीति भोज जो होता है उसको बोलते हैं बडार। तो विवाह के पश्चात में दूसरे दिन सामूहिक प्रीति भोज होता है जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, इसे क्या कहते हैं? बडार या प्रीति भोज कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रीति भोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह होता है उसको बोलते हैं बडार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण कब मारा जाता है? जब विवाह होता है, तो विवाह के अवसर पर। बिनोटा। बिनोटा क्या है? तो बिनोटा होता है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ जो होती है उनको बोलते हैं बिनोटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, इन्हें कहते हैं क्या? बिनोटा। जूते अथवा जूते के लिए जरबा, पैजार, पगरखी, पखरका, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है
विवाह के उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ जो है चौक वाली कहलाती है। क्या कहलाती है? चौक वाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। चौक वाली जो जूतियाँ होती है उस पर किसका कार्य होता है? जरी का होता है। और दूल्हे की जूतियों की बात करी तो ये कहलाती है बिनोटा। बिनोटा कहलाती है दूल्हे की जूतियाँ। बड़ू नागौर में बनने वाली कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी के तहत चलाई जा रही है। तो बिनोटा क्या है? दूल्हे की जूतियाँ हैं। और चौक वाली क्या है? वर वधू के लिए जो जूतियाँ बनाई जाती है उनको चौक वाली कहते हैं। निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन दोनों को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो ये बोलते हैं कंगन डोरा। डोरडा इनको बोलते हैं, कंगन डोरडा। शादी से लगभग 5 दिन पहले गणेश पूजन होता है। इसमें कंगन डोरा या दोरडा जिसको बोलते हैं, इसकी रस्म होती है। लड़का और लड़की को 7 गांठों वाला कंगन डोरा या डोरडा पहनाया जाता है। कितनी गांठें होती है इसमें? 7 गांठें होती है। कंगन डोरे पर सुपारी और राय बंधी होती है। इस रस्म के बाद लड़का और लड़की शादी तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का कंगन डोरा खोलते हैं, जिन्हें कंगन डोरे की 7 गांठें एक हाथ से खोलनी होती है। तो 7 गांठें एक हाथ से ही खोलनी पड़ती है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? तो स्वागत की रस्म को कहते हैं सामेला। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामेला। तो राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई जो है बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सामेला या ठुमाव या मधुपर्क कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर को क्या है? टीका लगाकर भेंट देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर को टीका लगाकर भेंट देते हैं। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयोग किया जाता है? तो जब विवाह होता है उस टाइम पे बारात के स्वागत के लिए जो लड़की वाले अगवानी करते हैं उसको कहते हैं सामेला। चिकनी कोतली क्या है? तो ये है शादी की एक रस्म होती है, चिकनी कोतली। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है? तो ये है मूठ भराई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो ये है वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है उसको कहते हैं जानोटन। अगला है राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या होता है? तो ये होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है गणेश जी की स्थापना के बाद, तो उसको बोलते हैं मुगधड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए। नाता क्या है? तो नाता होता है रिश्तों का एक नाम ही रहता है, नाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नाता, रिश्तों का एक नाम है। तो नाता क्या होता है देख लीजिए। राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा है और जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो इसे नाता प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्विवाह की प्रथा है ये एक तरीके से, और बिना किसी रस्मों के ये किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है स्त्री, तो इसको बोलते हैं नाता प्रथा। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? तो जो ये होता है बांस या लकड़ी की अर्थी, इसको कहा जाता है बैकुंठी। तो ऑप्शन नंबर 3 बैकुंठी क्या होती है कि मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने वाली लकड़ी की सैया को क्या कहते हैं? बैकुंठी कहा जाता है। नेक्स्ट है मोसर क्या है? तो मोसर है एक मृत्यु भोज की प्रथा है। मोसर किसको बोलते हैं? मृत्यु भोज की प्रथा है ये। मोसर भी बोल देते हैं, नुक्ता बोल देते हैं, 12वां बोल देते हैं इसी को। तो राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों और संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? मोसर। अगला है मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है मृत्यु उत्सव के लिए? तो मोसर या नुक्ता या 12वां है। नेक्स्ट है वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो रास्ते में जो पैसे फेंके जाते हैं उनको कहते हैं बखेर। याद रखिएगा शब्द बखेर है ये, जो पैसे फेंके जाते हैं देहावसान पर। बखेर क्या होता है? राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे शमशान ले जाते समय राह में कुछ पैसे बिखेर दिए जाते हैं, जिसे बखेर कहा जाता है।
मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा, तो मोताणा प्रथा क्या है? तो मोताणा प्रथा के बारे में देख लीजिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये है मोताणा प्रथा। ठीक है, किसी व्यक्ति की अगर संदिग्ध मृत्यु हो गई तो वहाँ पर जो उस जगह का जो स्वामी है उससे हर्जाना वसूलना क्या कहलाता है? मोताणा प्रथा। तो मोताणा प्रथा के बारे में देख लेते हैं कि मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना, ये कहलाता है मोताणा। यह उदयपुर संभाग के आदिवासियों में सदियों से प्रचलित सामाजिक प्रथा है। इसमें आरोपित पक्ष द्वारा तय जुर्माना नहीं भरा जाता है तो उत्तरदायी माने जाने वाले घर और उसके संबंधियों पर हमला बोल दिया जाता है। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है। तो विद्यारंभ कोई व्यक्ति बालक कर रहा है तो उस समय अगर उसको गुरु के पास लेके जाएंगे तो वो जो संस्कार होगा वो हो जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला या पानीवाड़ा? तो पानीवाड़ा नहीं है, बाकी सारी प्रथाएं जो है वो विवाह समारोह से संबंधित है। अब पानीवाड़ा क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय जब सब लोग एकत्रित होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, इस प्रकार के स्थान को क्या कहते हैं? पानीवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो मृत्यु सभी लोग जो स्नान करते हैं एकत्रित होकर और शोकायुक्त को क्या देते हैं? सांत्वना, तो उसी को कहते हैं हम पानीवाड़ा। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? रात्रि का जो जागरण होता है उसको कहते हैं ओज को। रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है? ओज को। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो त्याग प्रथा कौन से वर्ग के समाज में थी? तो ये थी क्षत्रिय वर्ग में। तो त्याग प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों से चारण, भाट और डोली आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। 1841 ईस्वी में जोधपुर में, 1844 ईस्वी में बीकानेर में और जयपुर में इसके विरोध में नियम बनाए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट है सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी प्रथा होती है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सागड़ी प्रथा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, बंधुआ मजदूर प्रथा, इसी को बोल देते हैं हम सागड़ी प्रथा। तो महाजन लोगों के द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रख लेना क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी की प्रथा कही जाती है। बेगारों में किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता है तथा बदले में उन्हें लागू या करों से मुक्ति दी जाती थी। तो ये प्रथा है बंधुआ मजदूरी की प्रथा और इसी का अन्य नाम है सागड़ी प्रथा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो गोला, दरोगा, चाकर या चेला ये घरेलू दास जो होते थे उनके लिए प्रयुक्त होते थे राजस्थान में। स्वामी के वंशानुगत सेवकों को दास, दासी, खानजादा या गोला, दरोगा, चाकर आदि कहते हैं। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? तो 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया कोटा रियासत ने। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए, 1833 में किया इन्होंने। तो कन्यावध राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कोटा राज्य ने 1833 में लगाई थी। ठीक है, तो ये किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो राव राम सिंह जी थे, इन्होंने किया सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास। तो सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक था कोटा का महाराव राम सिंह। इसके पश्चात बूंदी महाराव विष्णु सिंह ने 1834 में, बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने 1837 में, इसके बाद में जोधपुर महाराजा मान सिंह ने 1839 में और फिर उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह और जयपुर में ने 1844 में कन्यावध जो होता था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। सबसे पहले किसने किया था? कोटा ने।
इसके बाद में बूंदी ने किया था। अगला है, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष में गैर कानूनी घोषित किया था? तो 1844 में किया है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जी, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? तो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। और कौन से राजपूत राजा के द्वारा विधवा के पुनर्विवाह के लिए नियम बनाए गए? तो नियम बनाने के लिए प्रयत्न किए गए तो ये किए गए सवाई जयसिंह जी के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजपूत था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने के नियम बनाए और उन्हें लागू कराने का प्रयास भी किया। यह पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का भी प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर दिया जाता था। ठीक है, विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर दिया जाता था। तो मेवाड़ में नाता बराड़, कोटा राज्य में नाता कामली, बीकानेर राज्य में नाता और जयपुर राज्य में छेली राशि के रूप में यह कर लिया जाता था। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध तो ये बनाया था अलवर की जो रियासत है उसने बनाया था ये नियम। तो 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया था। इसके बाद राजस्थान में वाल्टर कृत एजीजी थे। राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। तो अलवर रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? 1930 की बात हो रही है। और बाल विवाह का निरोधक कानून ये किसने बनाया? ये बनाया राय बहादुर हरविलास जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिए, राय बहादुर हरविलास। अजमेर के निवासी थे ये राय बहादुर हरविलास शारदा। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट बनाया। ठीक है, शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून एक पास करवाया था। इनका नाम है राय बहादुर हरविलास और ये कहाँ के थे? अजमेर के थे। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई है बाल विवाह की प्रथा? तो ये हर्षवर्धन के काल से प्रारंभ हुई बाल विवाह की प्रथा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन थी राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी। इसका विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। यह जो है बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण है। तो बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण कब मिलता है? हर्षवर्धन के काल में उनकी ही छोटी बहन का विवाह हुआ था जो कि अल्पवयस्क कन्या थी। नेक्स्ट है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो भील और मीणा समाज में पाई जाती है डाकण प्रथा। ये जनजाति हैं दोनों ही। डाकण और डाकण प्रथा की बात करते हैं तो चुड़ैल से प्रभावित स्त्री को डाकण होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा को क्या कहते हैं? डाकण प्रथा। और पूर्व में भील और मीणा में डाकण प्रथा विद्यमान थी। इसको सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 ईस्वी में उदयपुर राज्य मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के समय खेरवाड़ा में मेवाड़ भील के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने गैर कानूनी घोषित किया था इसको। तो सर्वप्रथम इसको कब कहाँ पे गैर कानूनी घोषित किया? उदयपुर राज्य में और 1853 ईस्वी में। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1853 ईस्वी में लगाया था डाकन प्रथा पर प्रतिबंध। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेधित कब कहाँ की गई थी? तो सती प्रथा की बात करें तो ये जयपुर में निषेध की गई थी सर्वप्रथम। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया था। इसके पश्चात 1825 में बीकानेर में, फिर अलवर नरेश महाराजा बन्नी सिंह ने 1830 में, जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने 1844 में, इसके बाद में डूंगरपुर नरेश महारावल डूंगर सिंह ने 1844 में, फिर बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह और प्रतापगढ़ के महारावल गणपत सिंह ने 1861 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके दंडनीय अपराध बना दिया था।
तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? ये किया था महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लॉर्ड बेंटिक ने कौन कौन से स्थानों पर दिए? तो अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, जोधपुर में 1848 में, लेकिन ये डूंगरपुर सही नहीं है, 1856 में। ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैरकानूनी घोषित किया गया था? तो सती प्रथा की बात हो रही है, तो इसको घोषित किया गया था, सती प्रथा की बात हो रही है, तो इसको किया गया था 1822 ईस्वी में बूंदी में घोषित किया गया था गैर कानूनी। नेक्स्ट है 1844 में किस राज्य की रेजेंसी काउंसिलिंग ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है, कौन सी रेजिडेंसी ने की 1844 में? तो ये थी जयपुर रेजिडेंसी, जयपुर रियासत। नेक्स्ट है रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? रूप कंवर नामक महिला ये सती प्रथा से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी। सती प्रथा की बात करें तो इसके अनुसार स्त्रियां जो है अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर जल जाती थी। ये प्रथा राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी। 4 सितंबर 1887 में दिवराला सीकर में रूप कंवर नामक स्त्री जब अपने मृत पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई तो इस कांड ने पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध लहर पैदा कर दी और इसी कारण राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया और इस प्रथा पर जो है कानूनी रोक लगा दी 1987 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिए। सन सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून है ये सती रोकथाम अधिनियम। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया? तो 1987 में लागू किया राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है लोक जीवन। खेतों में जुताई के बाद जो भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट ये क्या कहलाता है? जुताई के बाद में जो मोटा पाट हम फहराया जाता है उसको कहते हैं चावर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, चावर कहते हैं। चावर भी कह देते हैं, पटेला बोल देते हैं, पाटा या हमाड़ो इसको हम बोलते हैं। जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उनमें जो लकड़ी का एक चौड़ा और भारी तख्ता सा फेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। पटेला भी कह देते हैं, पाटा भी कह देते हैं या हमाड़ो भी कह देते हैं। नेक्स्ट है चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो चुनाई का कार्य करने वाले को कहते हैं चेजारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? चेजारा। राजस्थान में रायका कौन है? तो रायका है परंपरागत ऊंट पालन करने वाले जाति है, रायका या रेवारी। तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता को रायका या रेवारी कहा जाता है। धामण, करड़ और अंजन क्या है? ये 3 चीज़ें क्या है? धामण, करड़ और अंजन ये है राजस्थान में घास की किस्में। ये तीनों क्या है? राजस्थान में घास की किस्में हैं, धामण, करड़ और अंजन, याद रखिएगा। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस नामक वनस्पति को देश में धामण घास, हिंदी में घामरा बोल देते हैं, संस्कृत में जयंती वेद आदि के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। सूड क्या है? फसलों की निराई है या पेड़ों की टहनियाँ छांटना है या खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंझाट साफ करना है या खेत में वर्षा से पहले हल चलाना है? तो ये है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंझाट साफ करना। नेक्स्ट है खेत में फसल की सुरक्षा के लिए पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए गए पुतले को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ओडवो, याद रखिए, ओडवो नाम है। तो राजस्थान में किसान अपनी फसल को चौपाइयों और पशु पक्षियों से बचाने के लिए उन्हें भ्रमित करने के उद्देश्य से घास फूस और लकड़ी के ढांचों को पुरुष अथवा महिला की आकृति देकर खेत के बीचों बीच प्रतिस्थापित करता है। ठीक है।
और मनुष्य की आकृति का पुतला बनाकर उसमें वस्त्र पहना दिए जाते हैं उसको, जो दूर से जैसे कोई मानव है ऐसा लगता है। इससे फसल को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को खेत में रखवाले के होने का आभास होता रहता है। और राजस्थान के विभिन्न ग्रामांचलों में इन्हें टाँक भी कहा जाता है, बिदकड़ा कहा जाता है, बिजुका भी कहा जाता है, हड़का भी कहा जाता है। पुतला एवं डरावना, ओडो, ओडको, अडवो, ओघो, ओजनो और ओझाका, ये नाम ध्यान रखनी है, ये सब बिजुका के नाम हैं। चड़स क्या है? तो कुएं से जो सिंचाई के लिए पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र होता है, पहले के ज़माने में निकाला जाता था, इसको बोलते हैं चड़स। चड़स भी बोल देते हैं, चरड भी बोल देते हैं, छड़ भी बोल देते हैं, सूंडे भी बोल देते हैं। कुओं, बावड़ियों और डोरियों आदि में खेतों की सिंचाई के लिए खलड़े, खाल का बना एक बड़ा पात्र है और सूंड युक्त होने के कारण चड़स को सूंडे भी कहते हैं। जालोर एवं भीनमाल क्षेत्र में इसे कोह कहा जाता है। तो चड़स को क्या कहा जाता है? जालोर और भीनमाल में कोह। उदयपुर में चड़स बनाने वालों को क्या कहते हैं? मेंतर कहा जाता है उदयपुर के अंदर। और रेगर जाति के लोगों द्वारा चड़स बनाने का काम किया जाता है ज़्यादातर। तो चड़स कौन बनाते हैं? ज़्यादातर रेगर जाति के लोग। अगला है सींकला, झेरड़ा, नेत्रा और गिलगिड़ी संबंधित है। किससे संबंधित है? सींकला, झेरड़ा, नेत्रा और गिलगिड़ी, ये दही बिलोने से संबंधित है। ये सारी चीज़ें, सींकला, झेरड़ा, नेत्रा और गिलगिड़ी। तो दही बिलोने के लिए मिट्टी का एक पात्र जो होता है उसको बिलोना कहते हैं। ग्राम जीवन के जिन परिवारों में धीणा या दुधारू पशु है वहाँ मिट्टी से निर्मित बिलोना में दही डालकर नेती या नेत्रा, रस्सी से बंधे झेरने, रई से, झेरना किसको बोलते हैं? रई को, महिलाएं धमड़का लगाकर जो दही से अलूणा और चूंटियाँ मक्खन निकालती है। रई को सीधी करने के लिए 2 सांकलों लोहे के अर्धचंद्राकार कुंडों में फंसा देते हैं। जिस पात्र में अलूणा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? घीलड़ी कहते हैं उसको। धावड़िया के व्यक्ति होते हैं, धावड़िया के व्यक्ति जो कारवां और काफिलों को लूटते हैं उनको बोलते हैं धावड़िया के व्यक्ति होते थे। तो कारवां और काफिलों को लूटते थे ये धावड़िया के व्यक्ति। डाका डालने वालों को धावड़िया या धाड़ाती कहते थे। ये मुख्य रूप से गुर्जर, मीणा, जाट और राजपूत होते थे। धाड़ाती धाड़ा डालने से पहले उस व्यक्ति को सूचना भिजवाते थे और उसके मकान के आगे सूचना चस्पा कर देते थे और निश्चित तारीख को ही डाका डाला करते थे। डूंगजी, जवाहरजी, कर्मा मीणा आदि प्रसिद्ध धावड़िया है राजस्थान के। और राजस्थान में इस व्यवस्था को सीमित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मोहनलाल सुखाड़िया जी को। अगला है तंग, मोरखा और गोरबंद व पिलाण, ये क्या है? तो तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रख लीजिए। गोरबंद, पिलाण, तंग और मोरखा, ये सब क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। तो ऊंट पर कसे जाने वाली काठी कूंची या पलाण कहलाती है। ऊंट की गर्दन में सफ़ेद कोड़ियों की लूंबों से युक्त गलपट्टा या कोड़ियाला कहलाता है। जिस पट्टे में कई तरीके के कांच, मोती, फूंदे लगाए जाते हैं उसे गोरबंद कहते हैं। इसके संबंध में शेखावाटी क्षेत्र का गोरबंद नखरालो लोकगीत एक फेमस है। ये किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। जीर्ण को दृढ़ता से कसे रखने के लिए उसे देसी रेजी या खादी की सपाट सिली हुई पट्टिका से सीने के साथ बांधकर रखते हैं, इसे तंग कहते हैं। ऊंट की नाक में पहनाए जाने वाली जो कीली है उसको क्या कहते हैं? गिरबाण, गिरबाण कहते हैं। ठीक है। अगला है पलाण क्या है? तो पलाण होती है ऊंट के ऊपर जो काठी रखी जाती है उसको कहते हैं पलाण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ऊंट का श्रृंगार है गोरबंद। अगला है गोरबंद आभूषण क्या है? गोरबंद आभूषण किसका है? मतलब ऊंट के गले का आभूषण है ये गोरबंद। अगला है पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का क्या शब्द है? तो पश्चिमी दिशा को बोलते हैं आथुणो। ठीक है। पूर्वी दिशा को बोलेंगे उगणो और पश्चिमी दिशा को बोलते हैं आथुणो। अगेती और पछेती शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो अगेती मतलब पहले ही उसको बीज को उगा दिया जाता है और पछेती मतलब थोड़ा लेट उगाया जाता है।
तो दो तरह की फसलों के लिए बोला जाता है अगेती और पछेती। तो जल्दी और विलंबित बिजाई इसको बोलते हैं अगेती और पछेती। अगेती, अगावती, अगांतो तो दिवाली से पूर्व बोई जाने वाली खेती है ये। और पछेती, पछातो दिवाली के बाद मार्गशीर्ष माह में बोई गई खेती है ये। इस फसल के लिए पोष्या रकोष्या कहावत प्रसिद्ध है। कातरो क्या है? कातरो, कातरो एक फसल का रोग होता है, कातरो जिसको कहते हैं। तो कातरो जो है एक प्रकार का कीड़ा है जो खरीफ की फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। आड़तिया आपने सुना होगा, आड़तिया होता है दलाल। नेक्स्ट है, तो आड़तिया जो है एक व्यापारिक एजेंट होता है जो प्रति फल के बदले में अपने प्रधान के द्वारा जो भेजे गए या सुपुर्द किए गए माल को बेचने का कार्य करता है। इस माल पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। यह ग्राहक को अपने नाम से रसीद दे सकता है, मुकदमा कर सकता है, माल की जमानत पर धन उधार दे सकता है और माल की बिक्री के बाद अपना कमीशन काट कर शेष राशि माल के स्वामी को दे सकता है। तो ये बोलता है आड़तिया, इसको बोलते हैं दलाल। थर्पणों से क्या आशय है? थर्पणों, तो थर्पण का मतलब होता है स्थापित करना। तो राजस्थानी भाषा में थर्पणों का अर्थ है स्थापित करना, कायम करना। किसी देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? थापना। थापना भी बोल देते हैं या थर्पणा भी बोल देते हैं, ठीक है। बंदूक के द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं चांदमारी। तो ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिए, बंदूक के द्वारा जो निशाने साधने का अभ्यास है वो कहलाता है चांदमारी। तो चंद्र चिन्हों पर तीर, बंदूक आदि से निशाना लगाने की जो अभ्यासात्मक क्रिया है इसको कहते हैं चांदमारी। अगला है, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? अन्न की राशि है, अन्न राशि, उस पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया कहलाती है चाक। तो याद रखिएगा इसका, अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया है क्या है? चाक। रेवड़ क्या है? रेवड़, तो रेवड़ होता है पशुओं का झुंड जो कहता है उसको बोलते हैं रेवड़। माणियों या मालिया क्या है ये? तो मालिया है मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, ठीक है, ऊपर माला ऐसे बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं मालियो। धराड़ी क्या है? धराड़ी, तो धराड़ी होती है खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था जो होते हैं उसको बोलते हैं धराड़ी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। धराड़ी क्या होती है? खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था जो होती है उसको कहते हैं धराड़ी। जीम्या पछु चलु होणों से क्या तात्पर्य है? जीम्या पछे चलु होणो, इसका तात्पर्य है काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो सकना। तो किसका अर्थ है ये? जीमा पछे चलु होणो, इसका अर्थ है काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो जाना। सीरावन से क्या तात्पर्य है? तो सीरावन जो होता है वो होता है प्रातःकालीन नाश्ता, और ये होता है किसानों का। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसानों के द्वारा प्रातःकाल नाश्ता किया जाता है उसको बोलते हैं सीरावन। राजस्थान में साक पंचकुटा में सम्मिलित है। साक पंचकुटा में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें कैर है, सांगरी है, कुमटिया है, अमचूर है और गूंदा है। ये किसके अंदर है? पंचकुटा में सम्मिलित है। तो 5 है ये, देखिए। तो ये साक पंचकुटा के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। कैर हुआ, सांगरी हुआ, कुमटिया, अमचूर और गूंदा। तो ये 5 अलग अलग सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार किया गया मिश्रण है और इससे क्या बनती है? स्वादिष्ट सब्जी बनती है इन 5 से। नेक्स्ट है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? तो धूप में जो सुखाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको कहते हैं पंचकुटा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, पंचकुटा। निम्न में से पंचकुटा सब्जी में शामिल कौन नहीं है? कैर है, सांगरी भी है, कुमट भी है, लेकिन खिम्पोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला है, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। तो कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा। कुट्टू, सूजी और आलू। तो सामक, चावल, सूजी, आलू। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा। ये उपवास के दौरान किए जाने वाले भोजन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यटन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, कब की गई? 1 अप्रैल 1979 में। 1 अप्रैल 1979 में की गई राजस्थान पर्यटन विकास निगम की
जिसको हम बोलते हैं RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है इसका मुख्यालय। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की स्थापना तो हुई थी 1956 में, लेकिन जो पर्यटन निगम है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1979 में। तो राजस्थान में जो पर्यटन के विकास के लिए 1955 में तो पर्यटन निदेशालय बना था और 1956 में पर्यटन विभाग को स्थापित किया गया था। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, तो कब की गई थी? राजस्थान इको टूरिज्म नीति ये जारी की गई जुलाई 2021 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। तो जुलाई 2021 से 2030 तक के लिए एक नई इको टूरिज्म जो है पॉलिसी बनाई गई है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति जो है 2020 को लागू की गई है, नवीन पर्यटन नीति। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये मिला था 1989 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? तो पर्यटन परिपथों की बात करें तो राजस्थान में 10 पर्यटन परिपथ है। तो राजस्थान को 4 पर्यटन संभागों में बांटा गया है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, तो 4 पर्यटन संभाग है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। और 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। और 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा है। तो ये 9 पर्यटन सर्किट देखो कौन कौन से हैं। तो ये है ब्रज मेवात सर्किट, जिसमें अलवर आते हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। ये है ब्रज मेवात सर्किट। इसके बाद में है ढूंढाड़ सर्किट, जयपुर, आमेर, सांभर, आभानेरी। ये है ढूंढाड़ सर्किट। इसके बाद में है मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट, नागौर हुआ, मेड़ता हुआ, पुष्कर हुआ, अजमेर हुआ। ये मेरवाड़ा या मारवाड़ सर्किट में आते हैं। इसके बाद में हाड़ौती सर्किट हो गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये हाड़ौती सर्किट में आते हैं। इसके बाद में है शेखावाटी सर्किट, इसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं। इसके बाद में हो गया डेजर्ट सर्किट, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। इसके बाद में हो गया मेवाड़ सर्किट, इसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ आते हैं मेवाड़ सर्किट में। इसके बाद में हो गया गोंडवाड़ सर्किट, इसमें पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर आते हैं। और लास्ट हो गया इसमें वागड़ सर्किट, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। तो 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है और इसको सेंटर के द्वारा, ठीक है, 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। सुमेलित करना है ब्रज मेवात सर्किट, शेखावाटी सर्किट, मरु सर्किट और मेरवाड़ा सर्किट तो कहाँ कहाँ का पर है। तो ब्रज मेवात सर्किट तो ये ऊपर वाला ही है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद में शेखावाटी जो है इसमें क्या क्या आ जाएगा, चूरू, सीकर और झुंझुनू आ जाएगा। इसके बाद में मरु सर्किट में क्या आ जाएगा, मारवाड़ वाला एरिया आ जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और मेरवाड़ा क्षेत्र आ गया अपने नागौर वाला, तो अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के कहाँ के स्थानों को कवर करेगा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट ये कवर करेगा जालोर को, पाली को, सिरोही को और बाड़मेर को। तो चारों को कवर करेगा गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट किस किस को कवर करेगा, जालोर को, सिरोही को, पाली को और बाड़मेर को। मानचित्र में दर्शाया गया पर्यटन परिपथ कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लोकेशन आ रही है हमारी सीकर चूरू वाली, तो ये है शेखावाटी परिपथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो वर्तमान में अगर टैगलाइन की बात करें, ये 2021 में पूछा गया है। तो उस समय जो टैगलाइन थी वो क्या थी, पधारो हमारो देश राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये थी। ठीक है, तो 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग ने नया लोगो बनाया है, ये वाला नया लोगो पधारो हमारा देश जारी किया है। विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य अंकित है। पधारो हमारा देश को 1993 में तत्कालीन निदेशक थे ललित के पंवार, इन्होंने लॉन्च किया था और ये 2007 तक रहा था। ठीक है, ये लोगो, ये जो पधारो हमारा देश रहा था वो 1993 में जो लॉन्च किया गया था और 2007 तक ये रहा था। अगला है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है जयपुर, आगरा और दिल्ली को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जयपुर, आगरा और दिल्ली, इनको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट है तो स्वर्णिम त्रिकोण जो है ये कहा जाता है दिल्ली, आगरा और जयपुर का पर्यटन त्रिकोण है ये स्वर्णिम त्रिकोण। नेक्स्ट है खालिस्तान नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण के बाहर है। तो मरु त्रिकोण के बाहर कौन सा है, बाड़मेर है। तो देख लीजिए मरु त्रिकोण के बारे में। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, तो इनको जाना जाता है मरु त्रिकोण के नाम से और इनको मरु त्रिकोण के रूप में जापान की एक संस्था है JBIC, इसकी वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है किसको, मरु त्रिकोण को। और स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन है, दिल्ली, आगरा, जयपुर। ठीक है, तीन है, दिल्ली, आगरा और जयपुर। अगला है राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है। तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है, तो ये है नाथद्वारा सर्किट। बाकी सब जो सर्किट है वो थीम पर आधारित है। तो राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यावरण पर्यटन, बौद्ध, रेगिस्तान, आध्यात्मिक, रामायण, कृष्णा, तटीय, पूर्वोत्तर, ग्रामीण, हिमालय, तीर्थकर, आदिवासी विरासत, वन्यजीव और वेसाइड उपयोजना सहित विकास के लिए 15 विषयागत सर्किटों की पहचान की गई है। यह योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित है। योजना के तहत प्रदेश में 4 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और हेरिटेज सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। तो ये चार थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है। कौन कौन से, डेजर्ट सर्किट हुआ, कृष्णा सर्किट हुआ, आध्यात्मिक सर्किट हुआ और हेरिटेज सर्किट हुआ। नेक्स्ट है कौन से जिले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो ये बनाया जाना प्रस्तावित है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए, जैसलमेर, यहाँ पर ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है। जैसलमेर में 3500 बीघा में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है, जिसमें आकर्षक और मनोरंजन के लिए रिसोर्ट, होटल, फार्म हाउस बनाए जाएंगे और इस कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी। तो ये जैसलमेर में होगी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम और स्थान सम्मिलित नहीं है। तो कजरी उदयपुर में, मूमल जैसलमेर में, खादिम अजमेर में, ये तीनों तो सही है। कजरी होटल जो है वो उदयपुर में है, खादिम अजमेर में है और मूमल है जैसलमेर में। लेकिन जो ढोला मारू है ये बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। तो हेरिटेज होटल की बात करें तो पहला है ये है अजीत भवन जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अजीत भवन जोधपुर है राज्य का पहला हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल की बात करें तो राजस्थान सरकार ने उस किले या महल को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया है जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और अब होटल के रूप में उपयोग में आ रहे हैं। अजीत भवन जोधपुर राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट है पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो घर से दूर घर जैसा अनुभव कराने की योजना है पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। पेइंग गेस्ट योजना की बात करें तो पर्यटकों को राजस्थान की सांस्कृतिक जीवन शैली,
खान पान व आतिथ्य परंपरा से परिचित करवाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने और पर्यटकों को आवास समस्या के समाधान तथा उन्हें घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए 27 सितंबर 1991 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका नाम है पेइंग गेस्ट योजना। कब स्टार्ट की गई है ये स्टार्ट की गई 27 सितंबर 1991 में। अगला है सुमेलित करना है। हेरिटेज ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस और विलेज ऑन व्हील्स, ये पर्यटन की सेवाएं हैं और इनका प्रारंभिक वर्ष बताना है कौन कौन सा है। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स ये स्टार्ट हुई थी 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स हुई 2009 में। इसके बाद में रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95 की है और विलेज ऑन व्हील्स है 2004 की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेरिटेज ऑन व्हील्स कब की है? 2006 की। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 की। इसके बाद में रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95 की और विलेज ऑन व्हील्स है 2004 की। अगला है पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई। वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है 11 जनवरी 2009 से जो स्टार्ट की गई वो जानी जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से। तो ये है कौन सी ट्रेन का नाम है? ये दूसरी ट्रेन है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 11 जनवरी 2009 से शुरू वातानुकूलित पहली वाईफाई ट्रेन है और राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे के सहयोग से अभी 2 शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स और हेरिटेज ऑन द व्हील्स, ठीक है, ये संचालित है। नेक्स्ट है राजस्थान में भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? प्रसाद PRASAD, तो इसमें जयपुर शामिल नहीं है। तो प्रसाद देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 में प्रसाद अभियान की शुरुआत की। सभी मतावलंबियों में तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण और वहां के बुनियादी सुविधाओं के विकास, तीर्थ यात्रा कायाकल्पन और आध्यात्मिक चेतना अभियान का मूल उद्देश्य है। और प्रसाद अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित राजस्थान का अजमेर है, इसमें देश के 12 नगरों की पहचान की गई है, ठीक है। ये स्टार्ट की गई थी 2015-16 में, तो ये उसी टाइम का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का अर्थ क्या है? तो दूसरे ए का अर्थ है ऑगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 3। अभी हमने फुल फॉर्म देखा था पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। अगला है राजस्थान में निम्न में से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो अजमेर को शामिल किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो इसी में हम आगे देख लेते हैं। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद योजना संबंधित है पर्यटन से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में जो है पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो पर्यटन क्षेत्र का योगदान है 16%। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया गया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? तो ये है रतन बिहारी जी, जो बीकानेर के हैं, ये नहीं है। बाकी कृष्णा सर्किट परियोजना में ये सब आते हैं, श्रीनाथ जी आते हैं, गोविंद देव जी आते हैं, खाटू श्याम जी आते हैं। तो राजस्थान सरकार ने कृष्णा टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए 91.45 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत श्रीनाथ जी है, गोविंद देव जी है, कनक वृंदावन, चरण मंदिर, गलता जी मंदिर परिसर और खाटू श्याम मंदिर ये शामिल है। परियोजना में इन स्थलों का विश्व स्तरीय ढांचागत विकास होगा। ऑडियो विजुअल स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सहायता केंद्रों का निर्माण आदि कई कार्य होंगे। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मंदिरों को जोड़कर कृष्णा सर्किट बनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा और गुजरात के 12 कृष्ण स्थलों का आधारभूत विकास किया जाएगा। तो इसमें जो कृष्णा सर्किट है, इसमें क्या है, कृष्णा मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। अगला है राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल कौन कौन है? तो विशेष आकर्षण के केंद्र है लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य, धार्मिक पर्यटन एवं मंदिरों की स्थापत्य कला,
और ग्रामीण व इको पर्यटन, साहसिक पर्यटन, तो ये सारे सही है इसमें। तो ये सारे किसमें हैं, विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल है। राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किसको किया गया है? तो ये किया गया है आमेर को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमेर को किया गया है आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। अगला है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? तो यूएसपी कौन सा नहीं है? तो चिकित्सकीय पर्यटन जो है ये यूएसपी नहीं है, बाकी सारे यूएसपी है। जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कौन आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है देवस्थान विभाग। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना ये आयोजित करता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। राज्य सरकार ने 19 जून 2019 को घोषणा के अनुसार राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जो है विभाग करवाता है? देवस्थान विभाग। नेक्स्ट है, विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो विनायका, हथियागोड़ और कोलवी ये जो बुद्ध गुफाएं हैं ये स्थित है झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़। बौद्धकालीन गुफाएं जो है झालावाड़ के डग के पास स्थित कई स्थानों पर शिलाओं के विशाल भंडारों को काटकर बनाई गई है 60 गुफाएं। तो ये बुद्ध की गुफाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। पहला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया 1907-8 में, और उन्होंने अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश इसमें इनका जो है उल्लेख किया। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसमें 11 खंड है और 20 भाग है इसमें किया। इन्होंने अपने इस ग्रंथ के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो ठीक है, तो 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का जो है स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। अगला है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक बताने कौन है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में जो है कौन सी सन में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया? तो ये प्रकाशित हुआ था 1908 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, 1908। राजस्थानी का जो है स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले ये थे ग्रियर्सन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इनके अनुसार 12वीं सदी के अंदर जो है राजस्थानी भाषा जो है अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शीर
शोर सैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इसके समर्थक है मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। तो कौन से अपभ्रंश से मानी है? नागर अपभ्रंश से मानी है। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। तो राजस्थानी भाषा कौन सी सदी में? 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? तो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किसका? राजस्थान का उद्भव। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाती? तो नोम चॉम्स्की नहीं जाने जाती, बाकी मोतीलाल मेनारिया है, ग्रियर्सन है और हीरालाल माहेश्वरी है। ये सब राजस्थानी बोलियों पर इन्होंने कार्य किया है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है 1650 से लेके 1850 ईस्वी तक के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा तथा 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते राजस्थानी जो है पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा के रूप में आ चुकी थी। तो कब आ चुकी थी ये? 17वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए। बोलने वाले एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा रचित है आईन अकबरी। इसके अंदर भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है। तो मारवाड़ी भाषा है राजस्थान की मानक बोली। अगला है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप दृष्टिगत होता है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी की बात करें तो यह बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही तथा शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हैं बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी और गोंडवानी है। कौन कौन सी है? इसी की उपबोलियाँ हैं बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी जो कि चूरू, झुंझुनू और सीकर की है, और गोंडवानी है। अगला है, गोंडवानी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोंडवानी उपबोली ये संबंधित है मारवाड़ी से। ठीक है, मारवाड़ी भाषा से संबंधित है गोंडवानी उपबोली। नेक्स्ट है, आर.सी. निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत रूप में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देशी वक्ताओं के द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? तो ये है मारवाड़ी को। ठीक है, तो इस भाषा को लिखा गया है विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख भाषा थी मारवाड़ी। अगला है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ये शेखावाटी एरिया में बोली जाती है, तो ये बोली है शेखावाटी। अगला है, सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो सोरठा, छंद और मांड राग कौन सी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो ये है मारवाड़ी बोली की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य का भंडार है। ओजपूर्ण विशिष्ट भाषा है ये, और छंदों में सोरण छंद और रागों में मांड राग का सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो छंदों में किसका? सोरण छंद, और रागों में मांड राग का इसमें सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल एक काव्य की शैली है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य में क्या है? डिंगल काव्य की एक शैली है। डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। तो दो तरीके की भाषाएं हैं, एक तो डिंगल है
और एक पिंगल है। तो ये राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक शैली है एक तरीके से। राजस्थानी मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ की तरफ जो बोली जाती है वो है डिंगल, डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित जो पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में ही लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। वेली डिंगल साहित्य के छंद वेलियो गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्सा आडा ने इसे क्या कहा है? 5वां वेद कहा है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद किसने कहा है? तो ये कहा है, नाम याद रखना है, दुर्सा आडा ने। और ये किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में। किसने लिखा है? ये पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगला है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो वीर सतसई लिखी गई है डिंगल भाषा में। तो वेली कृष्ण रुक्मणी भी और वीर सतसई भी दोनों डिंगल में है। तो सूर्यमल का दूसरा ग्रंथ है वीर सतसई, वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण डिंगल की है, ये डिंगल में लिखा गया है। अगला है, राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? एक तो राठी बोली है, एक महेठा बोली है। तो ये है मेवाती बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है, राठी और महेठा। मेवाती बोली की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास और उनकी 2 शिष्याएं दयाबाई और सैजोबाई के द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। और इसकी प्रमुख उपशैलियां हैं राठी, कठेर और महेठा। तो मेवाती बोली है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में ये प्रचलित है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो ये है अलवर, तो ऑप्शन नंबर 3। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये यहाँ पर बोली जाती है कठेर मेवाती। तो मेवाती तो है ही, लेकिन ये है कठेर मेवाती, क्योंकि ये इसी की एक उपबोली है। कठेर हुआ, राठी हुआ, महेठा हुआ। तो ये बोली जाती है प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में। कठेर मेवाती की बात करें तो भरतपुर के उत्तर पश्चिमी तथा अलवर के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। और यह अपनी पूर्वी सीमा पर बोली जाने वाली कठेर ब्रज भाषा से प्रभावित है और दक्षिणी सीमा पर काठेड़ा जयपुर से प्रभावित है ये। अगला है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है मालवी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, मालवी। तो मालवी जो है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियां हैं रतलामी, सोंदवाड़ी और निमाड़ी। ये क्या है? इस भाषा की उपबोलियां हैं। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? मारवाड़ी या वह ढूंढाड़ी बोली में पाई जाती है इसकी विशेषताएं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एकरूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सुमेलित नहीं है, मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती। ठीक है, नेक्स्ट है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान बोली की उपबोलियां हैं? तो ये जो है रांगड़ी और निमाड़ी ये है मालवी की उपबोलियां। तो ऑप्शन नंबर 1 बोली और जिला में से सुमेलित नहीं है बताना है। गोडवाणी जालोर में सही है, बागड़ी बांसवाड़ा में सही है, खेराड़ी भीलवाड़ा में सही है, लेकिन निमाड़ी जो है नागौर गलत है ये। ठीक है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का अधिक प्रभाव है? तो मालवी पर है, मालवी पर है मराठी भाषा का ज़्यादा प्रभाव। सोंडवाड़ी, पाटवी और रतलामी उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, किसकी है? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाड़ी वादी, ये सारी जो है मालवी की उपबोलियां हैं। अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया सुंदरदास जी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 लालदासी और चरणदासी इनकी शिष्याएं हैं दयाबाई और सैजोबाई।
संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। तो ये है लालदास, चरणदास और सहजोबाई, ये मेवात क्षेत्र की ही थी। अगला है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो मेवाड़ी की बात करें तो यह बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सी बोली है? ये मेवाड़ी। मारवाड़ी और मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्या है? क्रिया के व्यवहार का है। नेक्स्ट है मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? मेवाड़ी भाषा में की है ये योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथ। तो ये चतुर सिंह ने इनकी रचना की है मेवाड़ी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। राजपूत संत कवि महाराज चतुर सिंह जी, जिनको बाबूजी चतुर सिंह जी भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ 9 फरवरी 1880 ईस्वी को, करजली उदयपुर में हुआ इनका जन्म। और इनके पिता का नाम था महाराज सूरत सिंह और माता का नाम था रानी कृष्ण कंवर। चतुर सिंह जी बाबूजी ने लगभग 21 छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की थी और इनमें से मेवाड़ी बोली में लिखी गई गीता पर गंगाजली और चंद्रशेखर स्रोत विश्व प्रसिद्ध है। कौन कौन से? गीता पर गंगाजली और चंद्रशेखर स्रोत वर्ल्ड फेमस है। इनके ग्रंथ अलग 25 है, तू ही अष्टक, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, हनुमत पंचक, अंबिका अष्टक, शेष चरित्र, चतुर चिंतामणि, दोहावाली, पदावली, समान बत्तीसी, शिव महिम स्रोत, चंद्रशेखर स्रोत, श्री गीता जी, मानव मित्र, रामचरित्र, परमार्थे विचार, 7 भाग, इसके 7 भाग है, 15 हृदय रहस्य, बालकारी वार और बालकारी पोथी, लेख संग्रह, सांख्य कारिका, तत्व समास और योग सूत्र है इनके प्रमुख ग्रंथ। तो लगभग इन्होंने छोटे बड़े 21 ग्रंथों की रचना की थी और ये जो है योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका इन्होंने मेवाड़ी भाषा में लिखे थे। अगला है एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो एकलिंग महात्म्य लिखा गया है संस्कृत भाषा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। महाराणा कुंभा के वैतनिक कवि थे कान्हा व्यास। इन्होंने एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग को संस्कृत में लिखा, जिसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो टोंक में ढूंढानी है, पाली में बागड़ी है, बारा में हाड़ौती है, करौली में मेवाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, पाली में नहीं। तो बागड़ी बोली की बात कर लेते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम था वागड़। तो अतः यहाँ बोली जाने वाली जो बोली है वो वागड़ी या बागड़ी कहलाई। ये बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में, मेवाड़ के अधिकांश भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश में मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है और ये भीलों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो वागड़ी बोली सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बोली जाती है? भीलों के द्वारा। अतः डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे भीलों की बोली भी इसको कहा है। किसको? बागड़ी बोली को। इस बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। तो बागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का। और मालवी पर प्रभाव है मराठा का। अगला है बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दक्षिण पश्चिमी में, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पर। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बागड़ी, ऑप्शन नंबर 3। ग्रियर्सन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो ये भीली बोली कहा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो बागड़ी बोली को दी है। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो ये बागड़ी बोली पर है, गुजराती का। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता ये माना जाता है टोडरमल को। महाजनी लिपि अथवा जिसको बोलते हैं वाणिया वाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव थे, राजा टोडरमल। इन्होंने ये महाजनी लिपि या मुड़िया जिसको कहते हैं ये स्टार्ट किया था।
नेक्स्ट है गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो सिरोही, जालोर सिरोही का एरिया है गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र। तो गोडवाड़ी बोली की बात करें तो जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में से प्रारंभ होकर बाली या पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी बोली किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। बीसलदेव रासो जो है इस बोली की मुख्य रचना है। तो बीसलदेव रासो किस में लिखा हुआ है, गोडवाड़ी बोली में लिखा हुआ है। किसने राजरूपक की भूमिका में डींगल को राजस्थानी भाषा कहा है, राजरूपक की भूमिका के अंदर डींगल को किसने कहा है राजस्थानी भाषा, तो ये कहा है पंडित रामनारायण आसोपा ने। तो ऑप्शन नंबर 3। तोरावाटी क्या है, ढूंढाड़ी बोली है या मेवाड़ी बोली है या मारवाड़ी बोली है या हाड़ौती है, तो ढूंढाड़ी बोली है तोरावाटी, याद रखिए। ढूंढाड़ी या झाड़साई बोली भी जिसको हम बोल देते हैं, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है। दादूपंत का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है और इस बोली की मुख्य पहचान है सहायक क्रिया के रूप में छः का अधिक प्रयोग होता है। तो ढूंढाड़ी में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, छः का। इसे जयपुरी, झाड़साई और काई कुई भाषा भी कहते हैं। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। तो ढूंढाड़ी की ही उपबोली है तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी और हाड़ौती। ठीक है। काई जयपुर का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। राजावाटी व नागरचोल किस भाषा की उपबोलियाँ हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है राजावाटी और नागरचोल, ये है ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियाँ। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी। दादूपंत का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है, तो ढूंढाड़ी में संग्रहित है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी भी है, राजावाटी भी है, नागरचोल भी है, राठी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, अहीरवाटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो तोरावाटी है, नागरचोल है, खैराड़ी नहीं है, खैराड़ी भीलवाड़ा की है। तोरावाटी बोली प्रचलित है कहाँ पर, तो ये प्रचलित है नीम का थाना के अंदर तोरावाटी बोली। तो झुंझुनू जिले का जो दक्षिणी भाग है, सीकर जिले का पूर्वी नीम का थाना और दक्षिण पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तोरावाटी। यहाँ बोली जाती है तोरावाटी। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है, जगरोती, तो जगरोती होती है करौली की बोली है ये। रांगड़ी बोली किस किस का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। रांगड़ी बोली ये है मारवाड़ी और मालवी का सम्मिलित रूप, इसको बोलते हैं रांगड़ी बोली, मारवाड़ी और मालवी, ध्यान रखिएगा। तो राजपूतों में जो अत्यधिक प्रचलन रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी इसके सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली को क्या कहा गया, तो वापस ये क्वेश्चन आ गया, 2 बार देख लीजिए। रांगड़ी तो ये है मारवाड़ और मालवी से मिलाकर बनाई गई है, कौन सी, रांगड़ी बोली। अगला है, ठटकी, थाली और खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। ठटकी, थाली और खैराड़ी ये उपबोलियाँ राजस्थान की मारवाड़ी बोली से संबंधित है। कौन सी बोली से संबंधित है, मारवाड़ी बोली से संबंधित है ठटकी, थाली और खैराड़ी उपबोलियाँ। अगला है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, तो भरतपुर के अंदर नहीं बोली जाती है। तो भरतपुर के अंदर तो मेवाती बोली बोली जाती है, झालावाड़, कोटा और बूंदी में बोली जाती है, कौन सी, हाड़ौती। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस बोली में भूतकाल के लिए छी और छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है और बूंदी के प्रसिद्ध कवि थे सूर्यमल मिश्रण के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है, तो ये नागरचोल नहीं है मारवाड़ी की उपबोली। तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिए, नागरचोल जो है ये ढूंढाड़ की उपबोली है।
अहीरवाटी वाली बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली जाती है बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में। याद रखिए, अहीरवाटी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में। अहीरवाटी की बात करें तो यह बोली बहरोड, मंडावर जो अलवर में है, और कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है। जोधराज ने हमीर रासों की रचना इसी भाषा में की है। कौन सी भाषा में? अहीरवाटी में की है हमीर रासों की रचना। आमीर जाति के लोगों के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। और इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ। इसलिए इसको राठी भी कह देते हैं हम। तो अहीरवाटी का ही दूसरा नाम है राठी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो ये राठी के नाम से जानी जाती है। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राठी या अहीरवाटी बोली जाती है। अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है अहीरवाटी और मेवाती। अलवर में ज़्यादातर ये बोली जाती है। खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खैराड़ी बोली जाती है बूंदी और शाहपुरा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। बूंदी तो शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में, तो यहाँ खैराड़ी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। अब ये ध्यान रखिए कि खैराड़ी भाषा जो है वो मिक्स है किस किस का? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, तीनों का मिक्स हम कर देंगे तो वो बन जाएगी खैराड़ी भाषा। खैराड़ी बोली जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है भीलवाड़ा और बूंदी में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 2। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। बोली और जिला सम्मिलित करना है, जागृति करौली की है। इसके बाद में है ढाटी बाड़मेर की है। नागरचोल कहाँ की है? नागरचोल है टोंक की। और धावड़ी जो है वो उदयपुर की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 4 3 2 1। नेक्स्ट है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली है जगरोती करौली में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचोल, टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी की उपबोली है धावड़ी, ये उदयपुर में बोली जाती है। सुमेलित करना है बागड़ी, जगरोती, धावड़ी और गोडवाणी, अभी हमने देखा है। तो बागड़ी तो डूंगरपुर वाले एरिया में बागड़ी भाषा है ये। तो बागड़ी भाषा क्या कहाँ बोली जाती है? वागड़ी तो बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और ये है बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। इसके बाद में जगरोती करौली में। इसके बाद में है धावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। और गोडवाड़ी बोली जाती है सिरोही के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो नजराना थी राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म। ऑप्शन नंबर 4। तो राजस्थान की पहली फिल्म नजराना 1942 में रिलीज हुई थी। इसके निर्माता निर्देशक जीपी कपूर थे। और प्रथम राजस्थानी नायक थे महिपाल नजराना। और प्रथम राजस्थानी नायिका थी सुनैना नजराना थी। ठीक है, नजराना में ही इन्होंने काम किया दोनों ने, महिपाल और सुनैना ने। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म थी बाबा सारी लाडली, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म थी डूंगर रो भेद, 1985 में रिलीज हुई। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म थी लाज राखो रानी सती, 1973 में यह रिलीज हुई। और प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म हुई म्हारी प्यारी चन्ना, 1983 में ये रिलीज हुई। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है वो है मरुवाणी। और ये जो है प्रथम अग्रणी पत्रिका थी मरुवाणी राजस्थानी भाषा की। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है? तो राजस्थान जो है हिंदी बोलने वालों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।